स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो चार फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टू द वेजिटेशन, वो चार कारक जो वनस्पति को प्रभावित करते हैं, जिनमें वो चार कारक कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हैं आपके क्लाइमेटिक फैक्टर, एडाफिक फैक्टर, ट्रोपोग्राफी फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चार फैक्टर हैं इनको हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एक जो है फर्स्ट का डिस्कस किए थे क्लाइमेटिक का। क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होते हैं, लाइट के बारे में पढ़ा हमने, टेम्परेचर के बारे बाद में पढ़ा, और फ्रॉस्ट के बारे में, विंड और मॉइस्चर के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एडेपिक फैक्टर, ट्रोपोग्राफी फैक्टर और बायोटिक फैक्टर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप कंटिन्यूअसली देखते रहें। जो पिछला वीडियो है उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एडेपिक फैक्टर, जो वनस्पति को किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं आज एडेपिक फैक्टर से। ठीक है, तो एडेपिक फैक्टर क्या होता है? ठीक, एडेपिक फैक्टर में मुख्यतः क्या होता है जो फॉरेस्ट की सॉइल्स हैं, ठीक है, मतलब जो वन मृदा है, ठीक, उस पे डिपेंडेंट है कि वन की जो मृदा है उससे रेलिवेंट जो भी इसके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ठीक है, और उससे संबंधित जो भी इसके प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में पढ़ना, ये एडेपिक फैक्टर के बारे में होता है। ठीक है, एडेपिक फैक्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, मृदा का स्ट्रक्चर क्या चीज है, ठीक है, और टेक्सचर उसका कैसा है। दूसरा है स्ट्रक्चर क्या होता है, सरफेस जो क्रस्ट है वो कैसा होता है, सॉइल डेप्थ क्या होता है, और सॉइल मॉइस्चर क्या चीज है। ये हम कुल मिला के एडेपिक फैक्टर में हम ये देखते हैं कि खासकर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो भी उसकी दशा होगी मृदा की, उसके बारे में पढ़ना रहता है। ठीक, एडेपिक फैक्टर का मतलब होता है कि वन मृदा की प्राकृतिक गुण को पहचानना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एडेपिक फैक्टर में हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, पहला ये देखते हैं कि सॉइल का टेक्सचर क्या है। टेक्सचर मतलब होता है ये किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हो सॉइल टेक्सचर, ये इस फिगर से में आप क्लियर कर सकते हैं कि सॉइल टेक्सचर जो होता है ये क्या प्रेजेंट करता है। ये एक मिक्सचर है। सॉइल टेक्सचर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है सैंड मतलब बालू का, सिल्ट और क्ले का। ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो जैसा कि ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर से आप समझ सकते हैं, ये आपको क्ले बता रहा है जो येलो पोर्शन है, ठीक है, स्लिट जो है वो ब्लू वाली पोर्शन है, ठीक है, और इसके अंदर पाए जाने वाला जो सैंड है वो बालू होता है। ठीक है, क्ले मतलब वो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, जो बाइंडर का काम करती है। ठीक, तो इस तरह से टेक्सचर में आपको क्या मिलेगा, टेक्सचर जो है एक मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप देखिए, टेक्सचर्स रिफर्स द रिलेटिव proportions of sand, slit, sand and clay, राइट, इन तीनों से मिलके बनाता है। कुछ ट्री जो है वो सैंडी सॉइल के लिए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप बिल्कुल यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सैंडी सॉइल के लिए मतलब रेतीली भूमि के लिए कौन से वृक्ष होंगे, खासकर ये तीन नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये है थेस्पेसिया, थेस्पेसिया पॉपुलिनिया। ठीक है, थेस्पेसिया पॉपुलिनिया ये पहला पेड़ है। दूसरा पेड़ है कैसुअरीना, ठीक, नेक्स्ट है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, राइट, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल्स। ये जो नाम है ये साइंटिफिक नेम होते हैं पेड़ के, जो किसके लिए जरूरत है, वो सैंडी सॉइल के लिए जरूरत है। ठीक है, वैसे ही कुछ पेड़ जो है वो कहाँ उगते हैं, वो क्ले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्ले जो सॉइल मृदा है, जो मृदा क्ले के लिए कौन से है, अकासिया निलोटिका या प्रोसोपिक्स, प्रोसोपिक्स जुलिफोरिया। ठीक है, ये जो नाम है ये क्ले सॉइल्स के लिए होते हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं कि सॉइल का
स्ट्रक्चर देखते हैं। सॉइल के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जैसा कि ये पिक्चर आपको दिख रहा है, ये जो पिक्चर है वो क्या शो कर रहा है, आपको सॉइल का स्ट्रक्चर शो करता है। सॉइल के स्ट्रक्चर क्या होता है हम देखें, स्ट्रक्चर रिफर्स द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, राइट। सॉइल पार्टिकल्स मतलब मृदा के जो कण हैं वो किस तरह से अरेंज है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स डिटरमाइंस द porosity of the soils, thus it influences the water retentions which is turned indirectly influence the vegetation। मतलब सीधा अर्थ है कि जो मृदा के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो मृदा के कण होते हैं, उनसे पानी धारण करने की क्षमता का पता चलता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर को बता रहा है। ये जो फिगर है ये सॉइल के स्ट्रक्चर को बता रहा है कि किस प्रकार से सॉइल का बनावट होता है। तो आप देखो जो सबसे नीचे है वो मेंटल रहता है, ठीक है, मतलब पथरीली जमीन होती है, ठीक है। फिर ये मिट्टी है जहाँ पे पोषक तत्व कम पाई जाती है पर कुछ मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। तो जड़ों का ये यहाँ तक फैलाव रहता है जहां तक इसका मिट्टी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ये क्रस्ट है, ठीक है, ये ऊपरी सतह होती है जो उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है मिट्टी का। आगे बढ़ते हैं, एडोपिक फैक्टर में जो तीसरा चीज हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी में, वो सरफेस क्रस्ट की बात करते हैं, ठीक है। सरफेस क्रस्ट जो ये ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाली पार्ट देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्रस्ट की बात करते हैं। तो सरफेस क्रस्ट रिफर्स द हार्ड मास ऑफ अ सॉइल फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल हैविंग हाई स्लिट एंड क्ले। तो यहाँ पे जो होता है अपर वाले पार्ट पे, यहाँ पे क्या होता है, स्लिट और क्ले का मिक्सर रहता है ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। नीचे वाले पार्ट में ये सैंडी सॉइल होगा। अगर नीचे वाला पार्ट बोले तो ये सैंडी सॉइल का क्षेत्र है। तो अपर सरफेस में जितना स्लिट और क्ले होगा उतना ज्यादा डेंस होगा, ये तो उतना ज्यादा हाई डेंसिटी होती है सॉइल की। तो इस प्रकार से सरफेस क्रस्टिंग की बात करते हैं तो ऊपरी जो सतह है उसमें क्ले और सिल्ट का होना बताता है, ठीक है, जिससे वाटर की जो डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ वाटर का सोखने की जो क्षमता है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट जो अपन ये देखें, और ये वाला जो क्षेत्र है आप देखें, जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट की बात कर रहे हैं, ये काला वाला जो क्रस्ट दिख रहा है, ये काली सतह, ठीक है, क्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्रस्ट में क्या होता है, जो सरफेस क्रस्ट है reduce the germinations where the hard pan restrict the root growing। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हार्ड रह जाए तो इसकी रूट्स की ग्रोथ जो है वो धीमी पड़ जाती है। रूट्स अगर फैल नहीं पाएंगे अगर ये हार्ड हो जाए तो, इसलिए इसका पोरस होना जरूरी रहता है, ठीक है। पोरस होगा तभी जड़ जो है वो नीचे तक फैल सकता है, ठीक है। इस डायग्राम में देखते रहिएगा कि अगर पोरस नहीं हुआ, अगर ये हार्ड रह गया तो जो जड़ है वो नीचे तक फैल नहीं पाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम ये देखते हैं, ये जो है सॉइल डेप्थ ऑफ स्टोनीज, ठीक है, कि जो मृदा है वो आपका कहां तक मृदा फैली है। जितनी गहराई तक मृदा होगा उतना अच्छा आपका वनस्पतियों को फायदा मिलेगा, उतना ज्यादा वनस्पतियों को जड़ों को नीचे आने के फायदा मिलेंगे। तो आप यहाँ तक देखिए ये मिट्टी है, ठीक है, उसके बाद ही पत्थर शुरू होते हैं, ये मेंटल वाला एरिया है, ठीक। तो इस तरह से ये सॉइल डेप्थ की बात कर रहे हैं, जितनी गहराई तक सॉइल डेप्थ होगा उतना ज्यादा फसल होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सॉइल मॉइस्चर से तात्पर्य कि कितना ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वेजिटेशन के लिए, जो डायरेक्ट क्या करता है, इफेक्ट करता है। जाहिर सी बात है मॉइस्चर भूमि जो है उसमें वाटर कंटेंट होते हैं। सो ह्यूमिड सॉइल सस्टेन्स एवरग्रीन वेजिटेशंस, मींस यही हुआ कि जो ह्यूमिडिटी वाले सॉइल मतलब मृदा क्षेत्र होते हैं उसमें सदाबहार वनस्पति पाए जाते हैं, और ड्राई सॉइल में क्या हो जाते हैं, ये नहीं पनप पाते, ठीक। तो इस तरह से हम क्या देखें, सारे फैक्टर्स को देख लिए प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये एडोपिक फैक्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक। तो एडोपिक फैक्टर में हमने देखा क्या, ये सॉइल्स के बारे में देखा आपने, सॉइल स्ट्रक्चर्स के बारे में, फिर आपने देखा स्ट्रक्चर के बारे में,
टेक्सचर के बाद आपने स्ट्रक्चर देखा, फिर आपने देखा सरफेस की क्रस्ट किस तरह से होनी चाहिए, नेक्स्ट आपने देखा जो सॉइल डेप्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, नेक्स्ट जो है सॉइल मिक्सचर, ठीक है, मॉइस्चर जो है वो गुड सपोर्टिव होना चाहिए। तो इस तरह से ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो एडोपिक के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो एडोपिक फैक्टर के फिजिकल प्रॉपर्टीज हुए जो हम अक्सर ज्योग्राफी में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, कि सॉइल का टेक्सचर क्या होना चाहिए, ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सरफेस क्रस्ट क्या होना, कैसा होना चाहिए, सॉइल का डेप्थ और सॉइल के मॉइस्चर क्या होना चाहिए। उसके बाद इसका एप्लीकेशन है जो बहुत ही ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ एडोपिक फैक्टर्स में देखिए इन सब के इस मृदा के होते हो, इस अच्छे मृदा के होने के बाद भी फिर भी हम कुछ आर्टिफिशियल चीजें या नेचुरल चीजों पे हम जैविक कुछ खाद्य ऐसे मिलाना ही पड़ता है जिससे ये अच्छी ग्रोथ हो सके फसलों का। तो उसके लिए हम कुछ एप्लीकेटिव पार्ट्स होते हैं इसके एडोपिक फैक्टर के। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2 चीजें, जो पहला है माइकोरेजिया और दूसरा है बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइकोरेजिया क्या होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइकोरेजिया। ठीक, तो माइकोरेजिया एक प्रकार से एक सहजीवी संबंध बनाता है किसके बीच, फंगी और हाई प्लांट। हाई प्लांट क्या होते हैं, वो प्लांट या वो पादप जो खुद के लिए भोजन बना सकते हैं उसको हाई प्लांट कहते हैं। ठीक है, फंगी मतलब कवक। ठीक है, कवक अगर बोला जाए तो आप अगर कवक की बात करूं मैं तो कवक मतलब फंगी हो जाता है। ठीक, और हाई प्लांट मतलब ये आपका बोला जाए तो वो सभी पेड़ जो अपने प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं उनको हम लोग हाई पेड़ मतलब हाई प्लांट कहेंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि ये देख सकते हो, ये है आपका फंगी जो कवक बोलते हैं, कवक और हाई प्लांट, इन दोनों के बीच, ठीक है, एक सिम्बायोटिक रिलेशंस होता है, सहजीवी संबंध होता है, वो माइकोरेजिया ही बनाता है। ठीक है, तो आपको सीधे शब्दों में ये बोला जाए कि माइकोरेजिया क्या है, तो माइकोरेजिया ऐसी चीज है जो कवक और मुख्य पादप के बीच में सहजीवी संबंध बनाने में सहायक होता है। मतलब ये क्या रहता है कि जितना आप दोगे मैं भी उतना ही आपको सपोर्ट करूंगा। मतलब माइकोरेजिया जैसा कि ये डायग्राम में देखिए, ये भूमि के ऊपर ये कोई पौधा है जिसके नीचे जड़ों में ये जो सफेद सफेद आपको दिख रहा है, यही है माइकोरेजिया, यही है माइकोरेजिया। ये सफेद सफेद जो चीजें दिख रही हैं ये माइकोरेजिया है। ठीक है, तो माइकोरेजिया जड़ में होने से फायदा ये होता है कि ये जो माइकोरेजिया है ये एक और ये जो प्लांट है इनके बीच जो संबंध है वो लेन देन का रहता है। कि मतलब कि माइकोरेजिया अपना फूड जो है वो पेड़ के जड़ों से प्राप्त करता है, इस पेड़ के जड़ों से माइकोरेजिया फूड प्राप्त करता है। वहीं जमीन से मिलने वाली जो मिनरल्स है वो माइकोरेजिया जो है वो पेड़ को दे जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से माइकोरेजिया अपना जो फूड है वो पेड़ से लेता है और माइकोरेजिया सॉइल में मिलने वाले मिनरल्स को वो कहां तक पहुंचाता है, पेड़ तक। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हो, इन दोनों का जो लेन देन संबंध है वो एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, तो यही कहा मैंने, एक सहजीवी संबंध बनाता है कौन, माइकोरेजिया कवक और हाई प्लांट के बीच। हाई प्लांट मतलब वो सारे पादप जो अपने लिए स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो माइकोरेजिया है, ठीक है, माइकोरेजिया है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मुख्य वे 2 प्रकार के होते हैं, पर वो हमेशा दोनों साथ में पाए जाते हैं, इसलिए तीसरा जो टर्म्स हो जाता है वो वैम बोलते हैं या एक्टो एंडो माइकोरेजिया बोलते हैं। तो पहला है एक्टो माइकोरेजिया, दूसरा है एंडो माइकोरेजिया और तीसरा है एक्टो एंडो माइकोरेजिया। ठीक है, जिसे हम वैम भी कहते हैं, वेस्कुलर अवेस्कुलर माइकोरेजिया भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने टाइप के माइकोरेजिया होंगे तो आप 3 क्लिक करके आइएगा या 3 को टिक लगा के आएगा। चलिए देखते हैं कि ये एक्टोमाइकोरेजिया क्या होता है और एंडोमाइकोरेजिया क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये किसी
कृषि में भी पूछता है और वानिकी में भी पूछता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है एक्टोमाइकोरेजिया को समझना। बहुत ही सिंपल है, जैसे ये डायग्राम से दिख रहा है, ये जो सरफेस है, देखिए ये पूरा सरफेस है, ये इस सरफेस के बाहर ही ये जड़ है, जड़ के सरफेस के बाहर ही आपको ये काली काली ये ऐसा जालीदार नुमा ऐसा दिख रहा होगा। ये सब ये सारे के सारे ये माइकोरेजिया को बता रहा है कि जड़ के बाहरी सरफेस में जो पनपता है, ऐसे माइकोरेजिया को एक्टोमाइकोरेजिया कहते हैं। देखो अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ है सब बाहर में ही इनका फैलाव है, तो ऐसे को एक्टोमाइकोरेजिया बोलते हैं। अब एंडोमाइकोरेजिया, ऐसा नाम से पता चल रहा है कि माइकोरेजिया जो है, अब ये जड़ है, ये एक प्रकार से जड़ है। इस जड़ के अंदर देखिए ये जो टिश्यू है, उत्तक है, इस उत्तक के अंदर, इस उत्तक में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो ये अंदर में फॉर्मेशन हो जाता है माइकोरेजिया को, तो इसे हम इंडोमाइकोरेजिया कहेंगे, ठीक है। इस जड़ के उत्तक में अगर अंदर से देखिए, अंदर में पनपने लगे हैं क्या, माइकोरेजिया, तो इसे हम कहते हैं एंडोमाइकोरेजिया। अब ये देखते हैं कि अगर ये दोनों एक्टो और एंडो हो गए, तो फिर ये वार्म क्या होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्टो एंडोमाइकोरेजिया किसे कहेंगे। तो हम अक्सर देखते हैं कि माइकोरेजिया जो है वो सिर्फ एक्टो या एंडो ही नहीं रह जाता, बल्कि एक रियल लाइफ में पादप के जो जड़ में जो माइकोरेजिया हो, वो दोनों साथ ही पनपते हैं, ठीक है। एक्टो और एंडो दोनों साथ में ही पनपते हैं, इसलिए हम थर्ड जो टाइप हो जाता है वो एक्टो एंडो माइकोरेजिया हो जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स को जो भी विश्लेषण है इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। देखिए माइकोरेजिया का स्ट्रक्चर हमने अभी देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया कि जो सरफेस के बाहर है, ये देखिए ये सरफेस के पूरे बाहर है, तो इसको हम लोग एक्टोमाइकोरेजिया बोल दिए। और ये सरफेस के अंदर मतलब जड़ के अंदर टिश्यू उत्तकों में प्रवेश कर जाता है, ये देखिए ऐसा, तो इसे हम एंडोमाइकोरेजिया कहेंगे। इस चित्र के माध्यम से आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक्टोमाइकोरेजिया और एंडोमाइकोरेजिया में क्या अंतर होता है। आगे जो बढ़ते हैं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर हमने देखा, ये चाहे ये डायग्राम देख लीजिए आप, चाहे ये डायग्राम देख लीजिए, दोनों सेम है। आगे बढ़ते हैं, फंजाई, फंजाई मतलब कवक, कवक के माध्यम से हम समझे तो ये एक्टोमाइकोरेजिया का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही बेसिक होता है। बेसिक मतलब ए बी, जैसे ए और ABCD सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो बेसिक लगता है हमें। तो यहां से ए से हुआ एस्कोमाइसेट्स है, ठीक है, और बी से है, ये आप देख सकते हो, बेसिडायोमाइसेट्स, ठीक है। तो ये जो ए से एस्कोमाइसेट्स और बी से बेसिडियोमाइसेट्स, ये दो एग्जांपल हो जाते हैं बेसिक माइकोरेजिया। किसके लिए हो जाते हैं, एक्टोमाइकोरेजिया। तो एक्टोमाइकोरेजिया का बेसिक जो माइकोरेजिया कंटेंट है वो है एबी मतलब हो गया एस्कोमाइसेट और बेसिडियोमाइसेट, ठीक है। ये एग्जांपल है किसका, एक्टोमाइकोरेजिया का। माइकोरेजिया का ये वार्म होता है या फंगी होता है, मतलब क्या होता है, फाइकोमाइसेट बिल्कुल याद रखिएगा, फाइकोमाइसेट किसके लिए है, तो माइकोरिज के लिए, ठीक है, एंडोमाइकोरेजिया के लिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो है ये देखते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें इस प्रकार से एक्टोमाइकोरेजिया पाए जाते हैं। तो मोस्ट जो कॉमन है वो क्या हो जाता है, पाइनेस होता है, ठीक है, ये पाइनेस है, देवदार है, फर है, स्प्रू है और ओक है, ठीक है, ये ओक है। इसके बाद जो यूकेलिप्टस है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, यूकेलिप्टस भी ये किसका उदाहरण होता है, एक्टोमाइकोरेजिया का। तो ये सब आप याद रखिएगा। ये डिप्टेरियोकार्पस जो है ये भी एक एग्जांपल है किसका, ये आपका एक्टोमाइकोरेजिया का, ठीक है। तो एक प्रकार से ये क्या है, एग्जाम्पल्स हो जाते हैं कि ऐसे कौन से स्पीशीज है जिनके जड़ों में एक्टोमाइकोरेजिया पाए जाते हैं, तो वो हो जाते हैं
ये पाइनस है, देवदार है, फर्ड है, स्पर है, स्प्रूस है, ओक्स है और यूकेलिप्टिस या नीलगिरी के पेड़ होते हैं जहां पे एक्टोमाइकोरेजिया पाए जाते हैं। नाउ दूसरा जो है एंडोमाइकोरेजिया के कौन से, हर वो 90% जो पेड़ होते हैं जिनमें हम लोग जिनमें लकड़ियां प्राप्त की जा सकती हैं, वहां पे क्या होता है, ये एंडोमाइकोरेजिया होता है। मतलब दोनों, अंदर और बाहर, जड़ के अंदर और जड़ के बाहर जो फंगी लगे रहते हैं वो माइकोरेजिया है। ठीक है, तो आप ये दो चीजें याद रखेंगे। फंगी टाइप कैसे हैं, फंगी के टाइप के हिसाब से एबी टाइप का एक्टोमाइकोरेजिया है और फाइकोमाइसेट जो होता है एंडोमाइकोरेजिया होता है। तो इस प्रकार से आपने ये टेबल को समझा कि एक्टोमाइकोरेजिया और एंडोमाइकोरेजिया में कैसे क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि माइकोरेजिया का क्या इंपॉर्टेंस है वेजिटेशंस में, मतलब वनस्पतियों से क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ रूट्स। इसका तात्पर्य क्या मतलब है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया मतलब क्या जाता है कि देखिए अगर ये जड़ है, देखिए अगर इसमें माइकोरेजिया नहीं लगाया होता तो ये जड़ आपका जो जितना क्षेत्र घेरा है वो कम क्षेत्र होता। जैसे ही हम माइकोरेजिया अगर लग जाता है तो देखिए पहले यहाँ माइकोरेजिया नहीं था, अब जब माइकोरेजिया लग जाता है, यहाँ देखिए यहाँ माइकोरेजिया लगा तो इसका क्षेत्र क्या है, बढ़ गया। ठीक है, तो जैसे माइकोरेजिया लगने से क्षेत्र बढ़ जाता है और क्षेत्र बढ़ने से क्या हो जाता है, ज्यादा मिनरल्स और वाटर कहाँ तक पहुंच पाते हैं, ये पेड़ तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, किसी पौधे तक पहुंच पाते हैं। इसलिए माइकोरेजिया बढ़ाने से क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ती है और सरफेस एरिया बढ़ने से मिनरल्स और वाटर पेड़ों तक मिल पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आप नेक्स्ट है हेल्प्स टू ब्रिंग द फास्फोरस अप टू रूट्स। इसका मतलब क्या है, माइकोरेजिया डालने से आप देखिए गहराई तक जब जड़ें हैं, इसका एरिया बढ़ने से क्या रहता है, गहराइयों में जो पाए जाते हैं फास्फोरस कंटेंट, ठीक है, जो मिनरल्स है फास्फोरस, वो गहराइयों से खोद कर ये माइकोरेजिया कहाँ तक पहुंचा देता है, ये इनके जड़ों तक पहुंचा देता है। तो माइकोरेजिया का वादा ही था कि ये जो है आप मुझे मतलब फूड दो, मैं आपको मिनरल्स दूंगा, ये इसका कहना है माइकोरेजिया का। तो माइकोरेजिया क्या करता है, ये फास्फोरस को वो बहुत गहराई से निकालकर जड़ों तक पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिजीज रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे दूसरा हमने कवर किया, तीसरा देखिए डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि देखिए जैसे अगर आपके पास, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आपके पास अगर कोई, जैसे अभी जैसे कोरोना का काल चल रहा है, अगर कोरोना वायरस किसी पे लग जाता है और उसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर इम्यूनिटी अच्छा ना हो तो आदमी मर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे देखिए कीड़े लग गए किसी पौधे को कीड़े लग गए या कोई डिजीज आ गया, तो इससे क्या हो गया कि अगर जड़ों में माइकोरेजिया नहीं है तो ये क्या मरने इसके इस पेड़ के खराब होने या मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर इसमें माइकोरेजिया है, अगर इसमें माइकोरेजिया पनप जाते हैं, ठीक है, माइकोरेजिया होते हैं, तो क्या है, ये फिर से कीड़े और ये लगने के बाद भी ये हरा भरा रह जाता और इसकी इम्यूनिटी अच्छी रह जाती। समझ रहे हैं? तो यही है कि डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब होता है अगर छोटे मोटे कीड़े लगते हैं या कोई बीमारी हो जाती है तो भी माइकोरेजिया क्या है, इसके इम्यून सिस्टम को बरकरार रखता है, जिससे यह पेड़ सदैव खड़ा रहता है इंसेक्ट अटैक के बाद भी। ठीक है, चलिए चौथा जो इंपॉर्टेंस है माइकोरेजिया का वो है इनोकुलेशन ऑफ माइकोरेजिया। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये इनोकुलेशन क्या होता है, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनोकुलेशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इनोकुलेशन को आप समझिएगा कि मान लीजिए कि ये जो पेड़ है ये पेड़ या पौधा है जैसा भी, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जो ये कर रहा हूँ, यहाँ पे माइकोरेजिया है। ठीक है, ये अच्छी तरह से पनप रहा है। आपने देखा ये पेड़ जो है अच्छी तरह से पनप नहीं पा रहा है, तो आपने क्या किया, यहाँ के मिट्टी को उठाया और यहाँ से यहाँ पे डाल दिया। तो इससे क्या हो गया, अब धीरे धीरे यहाँ पे भी कि माइकोरेजिया बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइकोरेजिया बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, एक प्रकार से एक स्थान से माइकोरेजिया को दूसरे स्थान पर आपने क्या है छोड़ दिया, जिससे वो माइकोरेजिया धीरे धीरे पनपने लगेगा। ठीक है, ये हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिस मिट्टी को उठाओ आप उस मिट्टी में माइकोरेजिया हो, बट
आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी से एक अच्छा पौधा बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वो पौधा है जहां पे माइकोरेजिया पाया जा सकता है। तो यहाँ के मिट्टी को उठाया जाए और उस पौधे में डाल दिया जाए जो बीमारी से ग्रस्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, इनोकुलेशन का मतलब यही होता है कि आप क्या करें, इस इनोकुलेशन का मतलब यही होता है कि आप माइकोरेजिया वाले मिट्टी या स्थान से मिट्टी उठाए और दूसरे को दे दे। और इसके अलावा इसके एक दूसरा तरीका है कि हम ये वेम पाउडर मिलता है, यही है यही माइकोरेजिया को उत्पन्न करने के लिए ये क्या है, वेम पाउडर मिलता है। ये कृषि केंद्र पे मिलता है, जिसको हम उठा के डायरेक्ट सॉइल में, मृदा में अगर डाला जाए, ठीक है, अगर ये सॉइल है, इस सॉइल में अगर ये पाउडर डाल दिया जाए तो यहाँ पे क्या है, माइकोरेजिया जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये माइकोरेजिया जनरेट हो जाएंगे, इसको वैम भी बोलते हैं। और ये डायरेक्ट आप खरीद के भी डाला जा सकता है। सॉइल में माइकोरेजिया बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैम को पाउडर डालते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैम को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसको समझाने का तरीका था मेरा। अब समझते हैं कि बायो फर्टिलाइजर क्या होता है। ठीक है, अगर हम देखें बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, जरा उसको मैं बता दूं तो आप देखेंगे कि मैंने दूसरा टर्म्स बताया, पहला टर्म्स आपको बताया था कि जो एडोपिक का दूसरा सेक्टर है वो है एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट में सबसे पहले आपने क्या देखा, आपने देखा माइकोरेजिया के पूरा डिटेल। ठीक है, माइकोरेजिया क्यों इंपॉर्टेंट है और माइकोरेजिया क्या है। ठीक है, फिर है बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, और ये बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर मतलब खाद होता है, हम सब जान रहे हैं। तो पहले ये जान लें कि फर्टिलाइजर क्या होता है। चलिए तो पहले देखते हैं बायो फर्टिलाइजर को। चलिए हम ये समझते हैं कि ये बायो फर्टिलाइजर क्या चीज होता है। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर के लिए सबसे पहले ये समझिए कि फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक। उर्वरक क्या होता है, प्राकृतिक या सिंथेटिक मूल की कार्बनिक और अकार्बनिक सामग्री है। अकार्बनिक सामग्री है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक कुछ तत्वों की आपूर्ति करता है, के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है, उसे ही हम उर्वरक कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है खाद हम इसलिए मिलाते हैं ताकि ये ऐसे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरा है ये बायोटिक फर्टिलाइजर क्या है। ठीक है, ये एक ऐसी संस्कृति है जिसमें मिट्टी और पौधों की उत्पत्ति के लिए, ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा विकसित किया गया जो खाद है या जो उर्वरक है। ठीक है, जो उर्वरक है, ऐसे उर्वरक को हम बायो फर्टिलाइजर कहेंगे, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, फास्फोरस का आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सॉइल में घुल के पौधे अपना इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक शब्दों में बोला जाए तो बायो जो फर्टिलाइजर है ये बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है, या सूक्ष्म जीवों द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया खाद्य पदार्थ है या उर्वरक है, जिसके द्वारा पौधों को क्या मिलता है, एक नया जीवन मिलता है, जिससे उनकी वृद्धि बहुत अच्छी हो सके। तो इसमें जो जरूरी बातें हमको ध्यान देना है वो है बायो फर्टिलाइजर्स के टाइप। ये बायो फर्टिलाइजर जो हैं ये 3 टाइप के हम इस्तेमाल करते हैं मृदा में डालने के लिए। ठीक है, जिसमें पहला है नाइट्रोजन जो फिक्स करने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, जिसमें NBF को हम कहते हैं। ठीक है, तो NBF एक तो लेगुमिनस पौधों के लिए होता है जिनके जड़ों में किया जाता है राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है लेगुमिनस पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है। दूसरा जो है ये है आपका सीरियल्स के लिए। तो सीरियल्स मतलब धान के पौधे होते हैं, तो धान के पौधों के लिए के जड़ों में जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो है आपका एजेटोबैक्टर। ठीक है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दो नेक्स्ट 3 है वो आप देखोगे एजोस्पेरिलियम, एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये तीनों जो हैं ये धान के पौधों या गेहूं के पौधों में के जड़ों में ये
नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं या वहीं से उनके जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो चीज है वो है फास्फोरस का आयन। ठीक है, फास्फोरस का जो आयन है वो ये पूछा जाता है कि मृदा में फास्फोरस का कौन सा आयन पाया जाता है जिसको वो मिनरल्स के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो PO4 3+ जो है, ठीक है, 3+ आयन जो है वो मोबिलाइजर बायो फर्टिलाइजर है। मोबिलाइजर बायो फर्टिलाइजर क्या है कि जो फास्फोरस है वो या तो आपको डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो जाएगा या मृदा में सॉल्युबल होके अब्जॉर्ब होगा। तो जो ये है PO4 3+ जो आयन है फास्फोरस का, ठीक है, उसके दो टाइप के होते हैं। एक सॉल्युबल टाइप जो मृदा में सॉल्युबल होते हैं, उसमें बेसिलस होते हैं, एक बेसिलस सीडोमोनस, और दूसरा जो हो जाता है वो आपका जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है पौधों में। ठीक है, जो पौधों में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है वो है वैक्सुलर, इसको वैम भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? वैम। अभी मैंने यहाँ पे बताया था वैम जो ये है डायरेक्ट एब्जॉर्ब होने वाला वैम है, ये वैम है वो चीज, वैस्कुलर अवैस्कुलर माइकोरेजिया। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा जो फर्टिलाइजर है बायो फर्टिलाइजर वो है आपका, ठीक है, सेल्यूलोलाइटिक ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर, OMD बोलते हैं इसको, जो थर्ड वाला। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक सेल्यूलेटिक ऑर्गेनिज्म और दूसरा है लिंगोलिटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप बस ये याद रखिएगा, ये सेल्यूलोटिक ऑर्गेनिज्म और लिंगोलिटिक ऑर्गेनिज्म, ये दो चीजें जो होती हैं ये आपके बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, OMD टाइप के। ठीक है, ये तीनों फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर ही एक साथ हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही आपको क्या है, जो मिनरल्स है सॉइल्स में वो पौधों के लिए उपयोग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये एप्लीकेशन पार्ट था माइकोरेजिया और बायो फर्टिलाइजर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए किसके लिए? पौधों के लिए। ये एडेपिक फैक्टराइजेशन से पूरा होता है आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम एडेपिक के बाद, हम जो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है टोपोग्राफिक फैक्टर। अब देखिए, टोपोग्राफिक फैक्टर बहुत ही सिंपल चीज है कि हम जहां रहते हैं, ठीक है, या जहां आप खेती कर रहे हैं, उसकी जो फिजिकल फीचर्स हैं, किसकी? उस प्लेस की, उस जगह की फिजिकल जो फीचर है वही हम टोपोग्राफी पे कह लेते हैं। टोपोग्राफी का सीधा अर्थ है कि आपका जो खेती का क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है। ठीक है, आप गांव में रहते हैं, शहर पे रहते हैं, या फिर आपकी जो वहाँ वो कितने सी लेवल से कितना ऊपर है, क्या एल्टीट्यूड है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है लैंड सरफेस का। ठीक है, कितनी एल्टीट्यूड मतलब किस हाइट पे है। ठीक है, स्लोप क्या है, आप जैसा कि ये देख सकते हो कैसे स्लोप हो सकता है, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, क्या है, और एक्सपोजर क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। इन चीजों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? ट्रोपोग्राफी कहलाता है। ठीक है, कि आपका घाटी पे है कि आपका पहाड़ों पे क्षेत्र है। तो सबसे पहले देखिए ऐसा क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, फैक्टर दैट अफेक्टिंग द क्लाइमेट ट्रोपोग्राफिक इफेक्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये समुद्र है, सी लेवल है, यहाँ से वाटर इवोपरेट होता है और वो आगे चल के गर्म हवाएं जो हम लोग बोलते हैं पहाड़ों से टकराते हैं तो बादल बारिश होते हैं, तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर आपका जो खेती वाला एरिया ये रहा तो यहाँ पे जो खेती मुश्किल होता है क्योंकि ये रेन शेडो एरिया है, मतलब यहाँ पे जो है वो बारिश कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो इसको छाया वृष्टि प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि ये पहाड़ के उस साइड है जहाँ पे कम बारिश होती है। रेड मतलब कम बारिश होना होता है, ग्रीन मतलब होता है यहाँ पे बारिश ज्यादा होना होता है। तो ये सब एरिया है ट्रोपोलॉजी के बारे में जानने के लिए। जैसे कि आप लोग सबसे पहले देखते हैं कि टोपोग्राफी में सबसे पहला है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड सरफेस, जो पहला टॉपिक। चलिए, ये जो पहला पॉइंट है हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड सरफेस क्या होता है। डिनोट्स द सरफेस कॉन्फ़िगरेशंस और आउट स्पेस ऑफ द लैंड। ठीक है, इट डिटरमाइन द माइक्रोक्लाइमेट सच एज शेड, टेम्परेचर एटसेट्रा, दिस इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन। इसका अर्थ ये हुआ कि ये बिल्कुल ही जाहिर है कि इस फिगर से आप क्लियर कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका लैंड होना चाहिए जिससे आपका ये वेजिटेशन या वनस्पति ज्यादा उग सकते हैं, तो वो यही एरिया होना चाहिए, ये जो एरिया है। ठीक है, इस एरिया में आपका वेजिटेशन ज्यादा होगा, जो पहाड़ी तो नहीं हो सकता, पहाड़ी के नीचे वाला एरिया जो वैली वाला एरिया है वहां पे वेजिटेशन ज्यादा होगा, जहाँ पे बारिशें
ज्यादा होंगे। देखो ऊपर वाले एरिया पे क्या है, यहाँ पे तो आइस है, जहां पर टेम्परेचर क्या है, गिर जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्टीट्यूड मतलब एल्टीट्यूड से क्या फायदा है आपको खेती से या वनस्पति उगने से। एल्टीट्यूड का बहुत ही असर पड़ता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सी लेवल से ऊपर, समुद्री सतह से, ठीक है, समुद्री तह से कितने हाइट पर आपका एलिवेशन है, मतलब आपका जो भूमि है समुद्री सतह से कितना ऊपर है, हम ये बोलते हैं एल्टीट्यूड इन्फ्लुएंस द सोलर रेडिएशन, ठीक है, एंड टेम्परेचर, एयर डेंसिटी एंड रेनफॉल। इसका अर्थ हुआ कि एल्टीट्यूड ही जो मतलब अक्षांश अगर बढ़ाता जाए, ठीक है, तो उससे आपका जो रेनफॉल है मतलब वर्षा प्रभावित होती है, एयर की डेंसिटी प्रभावित होती है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए कि यहाँ पे जैसा बताया है कि विथ इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड, अगर एल्टीट्यूड बढ़ा जाए उससे क्या होगा, एयर टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और सोलर रेडिएशन वो जो है इंक्रीज हो जाएगा, एयर डेंसिटी कम हो जाएगी और जो क्या है एयर डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण क्या हायर एल्टीट्यूड में वेजिटेशन अच्छा नहीं होता। इसका अर्थ यही हुआ कि आप अगर एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब ये देखिए, आपको अगर दिखा दूं मैं, अगर एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं कि देखिए ये आप जितना हाइट पे चढ़े, ठीक है, जितने ये हाइट पे चढ़ रहे हैं, इस हाइट पे कोई वेजिटेशन आपको नहीं मिलेगा। वेजिटेशन मतलब वनस्पति। यहाँ पे देखिए हायर एल्टीट्यूड पे है, यहाँ पे टेम्परेचर तो कम हो जाता है लेकिन यहाँ वेजिटेशन कुछ नहीं हो पाता। तो एल्टीट्यूड बढ़ने से आपका, देखो एल्टीट्यूड बढ़ने से आपका क्या है, सोलर रेडिएशन बढ़ सकता है, जिसमें एयर के टेम्परेचर भी बढ़ सकते हैं। ठीक, बट जो एयर डेंसिटी कम हो जाती है जिससे वेजिटेशन भी गिर जाता है। ठीक, अब बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप हम सब जान रहे हैं, आप स्लोप की बात करूं तो अगर कोई भूमि इस तरह से इस हाइट में है और एक ये जिस एंगल से जो ग्रेडियंट रहता है, ये ग्रेडियंट स्लोप की तरह हम जानते हैं, कितनी जो ढलान भूमि है उसको हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, ये स्लोप एंगल रहता है जो वर्टिकल से हम मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई आपका पठारी इलाका है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, इधर से आ रही हवाओं ने, इधर से आ रही हवाएं तो यहाँ पे बारिश करेगा ज्यादा। ये वेस्टर्न एस्पेक्ट है और ये ईस्टर्न एस्पेक्ट है। ठीक है, तो हवाएं जो इधर से आ रही हैं, जो सी लेवल से चढ़ के, ये सी है अगर, तो यहाँ से वाष्प होके ऐसे बनती है, तो जैसा कि आप फिगर में देखें यहाँ पे, ठीक है, तो स्लोप सही होने से आपको फायदा क्या होता है, जहां पे आप देख सकते हो, देखो स्लोप जो है यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है, वैली एरिया है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप सबसे ज्यादा है और उससे थोड़ा कम ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है, ये जो एरिया है यहाँ का स्लोप देखिए सबसे कम है, तो जहां पे स्लोप कम होगा वहां पे क्या है, वेजिटेशन ज्यादा है। तो ये एरिया जो है स्लोप के लिए, स्लोप के अकॉर्डिंग जहाँ पे स्लोप कम होता है वहां पे क्या है, वेजिटेशन ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप ज्यादा होने से क्या है, सॉइल इरोजन हो जाता है, मिट्टियां धंस के चली जाती है, तो यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, देखिए यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है। ठीक है, तो स्लोप मैटर करता है कि जैसे स्लेंटिंग नेचर वाले जो सरफेस होते हैं, ठीक है, वो हायर एलिवेशन के कारण क्या पे वहां पे जो सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जैसे बताया गया है कि स्टीप स्लोप इंक्रीज द रन ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, स्टीप मतलब ये जो एरिया है वो स्टीप्ड एरिया है, जहाँ पे क्या होता है, सॉइल का रनफॉल हो जाता है, मतलब यहाँ मिट्टियां जो है वो बह के चली जाती है, तो यहाँ पे वेजिटेशन वनस्पति नहीं हो पाता, जैसा कि इस चित्र से देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एस्पेक्ट क्या होता है, चलिए अगर एस्पेक्ट देखा जाए तो एस्पेक्ट को देखा जाए, इसका ये बोलता है कि जो ये स्लोप है, ये जो स्लोप का डायरेक्शन है कि वो किस डायरेक्शन में, ये जो स्लोप आप देख रहे हैं वो स्लोप किस डायरेक्शन में, ये पूरब की ओर है कि पश्चिम की ओर है। अगर ये देखा जाए कि ये जो इनका जो देखिए स्लोप तो है, ढलान तो है, लेकिन ये किस दिशा में है ये मैटर कर रहा है। ठीक है, अगर ये पवन के दिशा में होंगे तो यहाँ पे ज्यादा बारिश होंगे, वेजिटेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आपका स्लोप जो है, अगर आपका स्लोप जो है, या आपका जो डायरेक्शन ऑफ स्लोप है वो हवा के विपरीत है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ठीक है, ये जो स्लोप है, स्लोप तो यहाँ भी है
और स्लोप यहाँ भी है, पर यहाँ पे क्या हो जाए, वर्षा ज्यादा हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे वर्षा कम हो रहा है, तो आपका जो एस्पेक्ट से तात्पर्य है कि आपका जो स्लोप का डायरेक्शन है वो किस ओर है। सूर्य के, अगर सूर्य को वो ज्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है, मतलब सूर्य से ज्यादा रोशनी पड़ रहे होंगे उस क्षेत्र में, तो वहां पे वेजिटेशन या वनस्पति ज्यादा पनपेंगी, ठीक है। तो ये बताता है कि आपका जो स्लोप का फेस है, जो स्लोप का फेस है वो नॉर्दर्न है कि ईस्टर्न है, ठीक है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न स्लोप है, जो वेस्टर्न स्लोप है वहां देखा क्या हमने, ज्यादातर बारिश होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि एक्सपोजर क्या होता है। एक्सपोजर अब देखते हैं। देखिए आपने एल्टीट्यूड देखा, जिससे ये पता चलता है, एल्टीट्यूड देखा आपने, एल्टीट्यूड से हम हाइट के बारे में पता चलता है, स्लोप जो है हम ग्रेडियंट के बारे में पता है। एस्पेक्ट तो एस्पेक्ट कहते हैं, एस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपका जो स्लोप है वो कौन से डायरेक्शन पे है, ठीक है, किस डायरेक्शन में स्लोप है, ठीक, वेस्टर्न है, साउदर्न है या नॉर्दर्न है। अब बात करें एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, एक्सपोजर से सिंपल सी बात है कि ये सूर्य की किरणें कितना इस सूर्य के किरणों के लिए कितना एक्सपोज रखते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे सूर्य की किरणें कितनी ज्यादा पड़ती है। अगर आपका जो एक्सपोजर है वो ईस्ट टू वेस्ट है, देखिए आपका जो, अगर ये लैंड है, ठीक है, और आपने वेजिटेशन किया है, ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट अगर फेस है, ठीक है, ये ईस्ट एरिया है और ये वेस्ट एरिया है, ये वेस्ट एरिया, ठीक है, तो सूर्य की किरणें क्या है, ईस्ट टू वेस्ट में ज्यादा पड़ती हैं। तो यही कारण है कि आपका जो लैंड एरिया है, जो स्लोप है, वो सूर्य से डायरेक्ट अगर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पड़ रहा है तो वहां पे वेजिटेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो जहां पे मैक्सिमम वेजिटेशन होगा वहां पे क्या है, मतलब जाहिर सी बात है, हरी भरी वादियां या हरी भरी जंगलें होंगी, ठीक है। तो एक्सपोजर का मतलब सीधा मतलब है कि हाउ मच एरिया एक्सपोज टू द सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो यही कहता है, ये सारे चीजें होते हैं जो हमें ये बताया कि टोपोग्राफी फैक्टर होता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी लैंड एरिया को अच्छे वेजिटेशन के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग बायोटिक फैक्टर के लिए। देखिए बिल्कुल ये लास्ट टॉपिक है, फैक्टर है आपके वेजिटेशन के लिए। बायोटिक फैक्टर क्या होता है हम ये देखते हैं। बायोटिक फैक्टर का मतलब होता है कि जिसे इन्फ्लुएंस करने वाले, मतलब जिसको बढ़ावा देने वाले क्या हो जाते हैं, वो जीवित होते हैं, जीवित चीजें होते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा, ठीक है। अब ये जीवित चीजों द्वारा क्या प्रभाव डाला सकता है ये देखा जाएगा। सबसे पहला चीज, जो इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट को क्या चीज अफेक्ट करता है वो देखते हैं। सर्वप्रथम कंपटीशन। कंपटीशन से क्या तात्पर्य है आपका, नाम कंपटीशन मतलब स्ट्रगल होगा, और स्ट्रगल किनके होगा कि मान लीजिए कि आपने जो पेड़ लगाए वो सेम स्पीसीज है, मतलब सेम टाइप के पेड़ है, तो जो जमीन है, ये पेड़ और ये दोनों पेड़ जो है वो सेम है, ये पेड़ जो है और ये जो पेड़ है, ये दोनों सेम टाइप के पेड़ है, और एक ही जगह आप लगाने से जो सॉइल में इनके द्वारा जो मिनरल्स है, अगर ये कोई मिनरल्स है तो ये दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे, जिससे एक ज्यादा बढ़ सकता है और एक कम बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कंपटीशन मतलब एक प्रकार के स्पीसीज लगाने से एक दूसरे को घाटा पहुंच सकता है, ठीक है। अगर एक मिनरल्स एरिया में कंपटीशन हो सकती है, ठीक। या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बड़े पेड़ हैं वो छोटे पेड़ों का शोषण हो जाता है, मिनरल्स का शोषण हो जाते हैं, जिनसे क्या है ये छोटे ही रह जाते हैं और ये बढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो ये कंपटीशन किनके बीच होता है, सेम स्पीसीज के बीच में। आगे बढ़ते हैं पैरासाइट्स के। पैरासाइट क्या इफेक्ट करते हैं, पैरासाइट मतलब वो प्लांट होते हैं जो क्या है, न्यूट्रिशन और जो भोजन है वो दूसरे प्लांट को क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पे पनपते हैं। मान लो ये कोई बड़ा सा प्लांट है, इस पे जो पैरासाइट है वो यहाँ पे उगते हैं और पूरा अपना जीवन इस तने पे बिता के इस पेड़ को भी मार देते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा अपना शोषण कर लेते हैं इस पेड़ का और खुद फलते फूलते रहते हैं, तो ऐसे को पैरासाइट्स बोलेंगे, ठीक है।
फिर एपीफाइट क्या होते हैं? एपीफाइट वो होते हैं जो बिल्कुल पैरासाइट की तरह उगते पेड़ों पर हैं, सेम पेड़ पर उगते हैं, पर ये पेड़ों को मारते नहीं है, ठीक है, उन पे पनपते हैं, ठीक है। अ प्लांट विच लाइव ऑन द प्लांट्स ओनली फॉर शेल्टर नॉट फॉर फूड। इसका मतलब होता है कि वो भोजन के लिए नहीं, सिर्फ छाया प्राप्त करने के लिए उसके शरण में पनपते हैं, उस छाया में पनपते हैं। ऐसे पेड़ को हम लोग, ऐसे पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीफाइट्स बोलेंगे। तो ये भी बायोटिक फैक्टर है। नेक्स्ट है क्लिम्बर। क्लिम्बर मतलब लताएं। मान लीजिए ये कोई पेड़ था, अब जिसके ऊपर क्या है, ये लताएं ऐसे 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 होकर बढ़ रही हैं। अब ये लताएं बढ़ती हैं तो इससे क्या होता है, ये जो तना है वो मोटा नहीं हो पाता है, वो क्या रहता है, पतला ही रह जाता है। इससे वो अच्छा पेड़ नहीं बन पाता है। तो लताएं क्या कर सकती हैं, उसके डायमीटर को जो ग्रोथ है वो कम कर देती है, ठीक है। तो ये क्लिम्बर इफेक्ट है। दूसरा है वीड्स, ठीक है। वीड्स मतलब क्या होता है? खरपतवार। अगर हम जैसे ही कोई प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, किसी एरिया में, अगर वहां पे वीड उगे, मतलब खरपतवार उगे, तो इससे क्या हो जाता है, जो लाइट है, वाटर है और जो न्यूट्रिशंस है, वो खरपतवार के साथ शेयर होके अच्छे वेजिटेशन या अच्छे वनस्पति नहीं उग पाते हैं। खरपतवार का होना एक निगेटिव इफेक्ट है वनस्पतियों के लिए। लास्ट है फंगी। देखो फंगी मतलब ये रेलिवेंट करेगा आपको क्या है, अगर फंगी वो निगेटिव फंगी हो गए तो क्या है, डिजीज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ फंगी वैसे फंगी जो माइकोरेजिया की तरह काम करते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी हो जाते हैं किसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए। तो फंजाई एक इफेक्टिव इफेक्टिवनेस दिखाता है किसके लिए? वेजिटेशन इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक। आगे सेकंड पॉइंट है, हम इसे देखिए, ए पॉइंट देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट। प्लांट खुद एक दूसरे को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात करते हैं इंसेक्ट की। इंसेक्ट के मतलब कीट पतंगे। अभी देखे थे बहुत सारे कीटों का क्या हुआ था, अटैक हुआ था। इससे क्या हो जाता है, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनमें बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिससे मिनरल्स वो नहीं ले पाते हैं और वो क्या हो जाता है, पत्ते गिर जाते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाता है, ना ही उसमें फूल आते हैं, ना ही बीज अंकुरित हो पाता है, ठीक है। तो इंसेक्ट मतलब कीटों का अटैक जो है वो वेजिटेशन को खराब कर देता है। आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का सिंपल सी बात है, अगर जैसे हाथियों क्या है, पौधों को कुचल, जो नन्हे पौधे रहते हैं जिसको हम सीडलिंग कहते हैं, ठीक है, वो क्या पेड़ों को या तो आधा खा जाते हैं, ठीक है, या पेड़ों को कुचल देते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, मनुष्य हो या जानवर हो, अगर पेड़ों से काट देते हैं या पेड़ों को कुचल देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ये स्पीसीज जो है पूरी तरह से फल फूल नहीं पाते, ठीक है। तो ये सीधा डायरेक्ट है, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा अंडरस्टूड है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि मैन एंड हिज एनिमल। जाहिर सी बात है, मैन मनुष्य भी क्या करता है, वेजिटेशन मतलब वनस्पतियों के लिए बहुत ही हानिकारक इंडस्ट्रीज लगाते हैं, जिसके कारण वनस्पतियों को नुकसान होता है। और उसके बाद उनके पालतू पशुओं और बाकी चीजें जो वो पालते हैं, वैसे जानवर अगर वनस्पतियों को भी वैसे अगर क्या है कुचल दे या फिर उनको काट दे, जिससे क्या हो जाता है, जो हम खाने में यूज करते हैं, जलाने में यूज करते हैं या छत बनाने में यूज करते हैं, इनसे क्या होता है, वनस्पतियां नष्ट होता है। तो ये सब बायोटिक रीजन हुआ, जो किससे, मनुष्य, लाइव ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखिए जितना भी वनस्पति को जो नुकसान पहुंचा रहे थे वो क्या थे, लाइव ऑर्गेनिज्म थे, इसलिए इसको बायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो टॉपिक था, ठीक है, फोर फैक्टर्स ऑफ वेजिटेशन इन्फ्लुएंस, वो हमने पूरा किया, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी, सॉरी एडेपिक और टोपोग्राफी। तो ये इस प्रकार से ये 4 जो फैक्टर है, मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है, उसे जरूर देखें। दोनों वीडियो देखने के बाद ही ये चारों चीजें आपको समझ में आएगी। ये टॉपिक बड़ा था और लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।